राजपूती रक्त में जन्मा वो सूरमा, जिसकी तलवार की चमक दुश्मनों की रूह तक कांप देती थी। इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही से लिखा गया नाम महाराज पृथ्वीराज चौहान, जिसने न सिर्फ अपने पराक्रम से दिल्ली की गद्दी पर राज किया, बल्कि अफगानों के आतंक को ललकारते हुए अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। वो शूरवीर जो युद्ध के मैदान में सिंह की तरह दहाड़ता था और जिसके नाम से ही दुश्मन के खेमों में सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसने इश्क में भी जौहर दिखाया और रणभूमि में भी बेमिसाल शौर्य का परिचय दिया। यही है महाराज पृथ्वीराज चौहान। जय हो महाराज पृथ्वीराज चौहान की। राजपूताना के महारथी को नमन। मंत्रीवर, राज्य की क्या स्थिति है? क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? महाराज, पश्चिम दिशा से मोहम्मद गौरी की सेना सक्रिय हो रही है। लगता है वो भारत पर आक्रमण की कोशिश करने वाला है। तो रणभूमि तैयार हो, राजपूतों की तलवारें सज जाएं। मातृभूमि भारत की ओर उठी, हर नजर को हम धूल में मिला देंगे। इस बीच कन्नौज के राजा जयचंद, जो गहड़वाल वंश से थे, ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। परंतु संयोगिता का हृदय तो पहले से ही पृथ्वीराज चौहान के लिए धड़क रहा था। आज मेरी पुत्री संयोगिता अपने पति का चयन करेगी। भारत के सभी राजवंशों के राजकुमार यहाँ आमंत्रित हो। दरबारी चित्रकार पन्ना राय द्वारा बनाए गए पृथ्वीराज के चित्र को देखकर संयोगिता उनसे आकर्षित हो गई थी। लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था। उसने पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में स्थापित की थी। मेरी सांस केवल एक योद्धा के लिए चलती है, वो है पृथ्वीराज चौहान। यह मेरा अपमान है, यह अनर्थ है। मेरी पुत्री ने मेरे शत्रु को चुना। लेकिन संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना दी। पृथ्वीराज पहले से ही दूसरे भेष में दरबार में ही मौजूद थे। वे संयोगिता के पास आ गए। भरी सभा में संयोगिता को घोड़े पर बैठा कर ले जाने लगे। संयोगिता, उठो, आज हम प्रेम के विजय घोष के साथ अजमेर लौटेंगे। जहाँ आप हैं वहीं मेरा संसार है महाराज, चलिए हम अजमेर चलते हैं। यह घटना राजा जयचंद को जला गई और उसकी ईर्ष्या ने उसे भारत का सबसे बड़ा विश्वासघाती बना दिया। 1191 में तराइन की भूमि पर इतिहास ने एक महान युद्ध देखा, जिसमें मोहम्मद गौरी की विशाल सेना ने पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के आगे घुटने टेक दिए। महाराज, हमने युद्ध जीत लिया है। मोहम्मद गौरी घायल हो गया है और भाग रहा है। नहीं, पकड़ दो उसे, पर मारो मत। हम राजपूत हैं, शौर्य हमारा अस्त्र है। पीछे से वार करना हमारे खून में नहीं है। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी को पकड़कर घुटने के बल लेटा दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने उदारता दिखाते हुए उसे जीवन दान दे दिया। महाराज, इस निर्णय पर एक बार विचार कर लीजिए। यह गौरी विश्वासघाती है, वह वापस आएगा। मंत्रीवर, क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। मंत्री का शक सही निकला। अगले वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना के साथ दोबारा भारत पर हमला किया। इस बार मैं पृथ्वीराज को कुचल दूंगा। पृथ्वीराज को उसकी उदारता का पछतावा होगा। उसे पता नहीं हम जीत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध इस बार धोखे से हमला हुआ। वैसे तो जब रण में कायरता हो तो भी राजपूत की तलवार झुकती नहीं, लेकिन इस बार गौरी ने अपनी रणनीति बदली और सुबह के समय आक्रमण किया। दुर्भाग्य से पृथ्वीराज बंदी बनाए गए। उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई अफगानिस्तान में गौरी के पास गए और उन्होंने पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण वाली विद्या के बारे में बताया। गौरी को भी उस विधा को देखने का कौतूहल हुआ। गौरी ने चंद्र बरदाई और अंधे पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया और शब्दभेदी विद्या की परीक्षा लेने की सोची। अब चलाओ तीर, अंधे चौहान। चंद बरदाई ने एक कविता के माध्यम से राजा पृथ्वीराज को गौरी के स्थान के बारे में संकेत दिया। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। महाराज चलाओ तीर। राजकवि चंद्र बरदाई, अब मेरा लक्ष्य अचूक होगा, ये वादा है मेरा। पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर छोड़ा, जो सीधा गौरी के छाती में जा समाया। राजपूत वीर ने अपने अपमान का बदला ले लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज ने अपने शत्रु पर अंतिम विजय प्राप्त की। चौहान की यह अमर गाथा पृथ्वीराज रासों में दर्ज है। वह अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे और आज भी उनकी शौर्य गाथा हर भारतीय हृदय में धड़कती है। जय हिंद, जय भारत।